मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 27 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यह सेशन डेली 6 बजे सुबह होता है, तो आप डेली इस सेशन को देख सकते हैं और सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी होने वाला है, चाहे आपका लेखपाल की वैकेंसी जो आने वाली हुआ हो, चाहे अदर एसएससी जीडी वगैरह की भी आप तैयारी करते हैं, या फिर स्टेट पीएससी बीपीएससी की भी, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे क्योंकि यह करंट अफेयर सारे बच्चों के लिए होता है और सारे स्टूडेंट के लिए होता है, सारे पेपर के लिए होता है। तो आप डेली ये 6 बजे फॉलो करेंगे दोस्तों। चलिए पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में अबू धाबी SECI, क्या दोस्तों, SECI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? अबू धाबी में SECI के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये किसे बनाया गया? यूसुफ अली को बनाया गया। किसे बनाया गया है? हाल ही में यूसुफ अली को बनाया गया है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अब्दुल या फिर अब्दू दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है अबू धाबी या फिर अबू धाबी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोस्तों, है ना। SCI का फुल फॉर्म हो गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अभी हाल ही में इसके उपाध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसे? तो बताएंगे अध्यक्ष कह लीजिए, अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बता देंगे यूसुफ अली खान को नियुक्त किया गया है। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुआ है अबू धाबी की, तो अबू धाबी के जो इस समय कहा जाता है शेख हैं, शेख कौन है दोस्तों? क्राउन या फिर प्रिंस, क्राउन प्रिंस बोला जाता है, तो कौन है? तो बताएंगे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। दोस्तों जो यूएई है सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर ने अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए एक नया निदेशक मंडल बनाने का भी प्रस्ताव जारी किया है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हाल ही में यूसुफ अली को आर्थिक विकास और परोपकार के क्षेत्र में अनेक लगभग की 5 दशक लंबे योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान अबू धाबी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। यह बात भी याद रखेंगे दोस्तों। ADCCI यानी कि ADCCI सर्वोच्च सरकार है, इस तरह से मान लीजिए इसे, जो अबू धाबी में स्थापित सभी व्यवसायों का निकाय और सरकार और व्यापार क्षेत्र के बीच एक प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करता है। जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसे यह पुरस्कार हर साल नवाजा जाता, हर साल दिया जाता है, जो यहाँ की क्राइटेरिया को फॉलो करता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है। अगर बात करें अबू धाबी, तो अबू धाबी दोस्तों एक तरह से खाड़ी कंट्री है, खाड़ी देश है, जहाँ पर अबू धाबी हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गए, ईरान हो गया दोस्तों। और इसके अगर कहें सबसे पश्चिमी इलाके की तरफ, तो आपको इजराइल, जॉर्डन, ये सब देखने को मिल जाएंगे। ये सारे कंट्री दोस्तों। यहीं पर आपका स्थित है हारमुज। कौन सा हारमुज दोस्तों? तो बताएंगे जो आपका अगर ओमान का हारमुज भी इसी जगह स्थित है, ओमान हारमुज, याद रखेंगे दोस्तों। ओमान हारमुज बहुत बार पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो बताएंगे ओमान देश के पास ओमान हारमुज स्थित है दोस्तों। इस प्रकार से कुछ इसका संरचना बनता है, जो कि कह लीजिए कि एशिया का बिल्कुल पश्चिमी हिस्सा है ना। यहाँ से बहुत ज़्यादा तेल वगैरह आयातित किए जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया, यह कौन थे? फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया दोस्तों, यह कौन थे? तो बता देंगे ये बांग्लादेश के प्रसिद्ध गायक थे दोस्तों, लोक गायक। यह बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक थे। अब बांग्लादेश के जो पीएम हैं कौन है दोस्तों? शेख हसीना जी हैं, आप याद रखेंगे, शेख हसीना। कहाँ के दोस्तों? बांग्लादेश के पीएम हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अब बांग्लादेश की जो स्थापना हुआ था, कह लीजिए जो कि मुक्ति संग्राम हुआ था, वो कब मनाया गया था? 1971 में मनाया गया था दोस्तों। आपको पता है भारत उसके लिए बहुत ज़्यादा बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से युद्ध भी लड़ा था, याद रखेंगे। उस समय जब शेख जो रहमान करके हैं, मुजीबुर रहमान, उन्होंने कह लीजिए यह आग भड़काई थी, और वही जो है दोस्तों शेख हसीना के पिताजी भी थे। ये चीज़ याद रखें। बांग्लादेश के 1969 के विद्रोह के दौरान यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। और ये जो गायक थे इनका भी बहुत ज़्यादा भूमिका था इसमें, इस क्षेत्र में, तो याद रखेंगे दोस्तों। क्रांति शिल्प गोष्ठी और गढ़
शिल्प गोष्ठी के प्रमुख सदस्य भी रह चुके थे दोस्तों, है ना। यह भी पूछा जा सकता है आपसे। क्रांति शिल्प गोष्ठी और गढ़ शिल्प गोष्ठी 1966 में, कह लीजिए 1955 में भी इनका जन्म हुआ था। 1921 मतलब कि इनका जन्म जो हुआ था 1950 में हुआ था, और 1966 के आसपास लगभग 16 साल की उम्र में दोस्तों यह गायक के रूप में सांस्कृतिक संगठनों में भाग लेने लगे और करियर फील्ड में अपना करियर देखने लगे गायक में। तो इस तरह क्रांति शिल्प गोष्ठी और गढ़ शिल्प गोष्ठी में इनको स्थान दिया गया था। ये चीज़ भी पता होना चाहिए आपको, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। यहाँ का करेंसी क्या है दोस्तों? टका। बांग्लादेश भारत से कितना बॉर्डर शेयर करता है? तो बता देंगे पूरे जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला बांग्लादेश ही है। 4096.7 किलोमीटर इतना बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश जो है दोस्तों, भारत का एक राज्य जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है उसका नाम है त्रिपुरा। याद रखेंगे, त्रिपुरा जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में आईएफसी ने ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का रेट दिया है? ऋण होगा यहाँ पे दोस्तों, रेट नहीं, यहाँ पे ऋण होगा। कितना ऋण दिया गया है? तो बताएंगे दोस्तों 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है। अब यहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होगा। आईएफएससी का फुल फॉर्म होगा दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड जो बैंक है दोस्तों, विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की निवेश शाखा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम फाइनेंस यानी कि बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईएफएससी से 250 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। ये चीज़ यानी जिसका उपयोग भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ग्रीन हाउसिंग के लिए करेगी दोस्तों। ग्रीन हाउसिंग को देश में एक लग्जरी बाजार के रूप में माना जाता है, लेकिन इसके जलवायु लाभ हैं। एचडीएफसी कह लीजिए दोस्तों, एचडीएफसी के साथ इसकी साझेदारी के बाज़ार के बारे में भी बहुत सारे धारणाएं मिलते हैं और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो उसमें ऋण के बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और अगर दोनों चीज़ें मिल के एक साथ काम करेंगी, हरित ऊर्जा हो गया, ऊर्जा कुशल आवास उत्सर्जन हो गया, इस सब में कटौती होगा। समझ रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो बिजली की खपत होगी लगभग 24% हो जाएगी दोस्तों, है ना। 24% देश की बिजली की खपत लगभग 24% इस समय है, क्योंकि आवासी आवास हैं वो क्या रहे हैं तो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। इस वजह से यह दोनों लोग एक मिली भगत रूप में काम करेंगे और जलवायु के रूप में, अच्छी रोजगार के रूप में बहुत ही अच्छा एक कह लीजिए एक तरह से हमारे सामने एक उपहार के रूप में प्रसिद्ध होगा, सामने आएगा। ये चीज़ याद रखें। अगर बात करें एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एचडीएफसी बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक के जो टैग लाइन है दोस्तों याद रखेंगे, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। दोस्तों ये चीज़ याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की कार्यकारी उपाध्यक्ष कौन है तो बताएंगे, कार्यकारी उपाध्यक्ष या फिर सीईओ कर लीजिए, दोनों हैं मुख्तार दीप। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसे डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो बता देंगे प्रमोद भगत को। किसको दोस्तों? प्रमोद भगत को नवाजा गया है। इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें जो डिटेल में आपको जानना चाहिए। प्रमोद भगत दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत, ये पैरा शटलर हैं दोस्तों याद रखेंगे। पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए इनको चुना गया है दोस्तों। घोषणा में देरी हुआ इस वजह से, कह लीजिए कोविड-19 की महामारी 2019 या अभी 2020 से स्टार्टिंग है। आपको पता है 2019 के स्टार्टिंग लास्ट से ही दौरा स्टार्ट हो गया था, चीन में स्टार्ट हो गई थी, फिर 2020 2021 इसी तरह चला गया। तो 2020-21 के देरी के कारण दोस्तों इनको 2019 का सम्मान, क्योंकि इस समय अगर दिया जाना चाहिए तो 2021 वाला दिया जाना चाहिए, लेकिन 2 साल इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप था। विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से आरपीएसजी समूह द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार हैं दोस्तों। यह पुरस्कार 2017 में यह स्थापित किया गया था, मतलब इसकी स्थापना 2017 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य जीतने वाले भी भारत के 24 अगस्त से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरा ओलंपिक में एकल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। अब दोस्तों याद रखेंगे प्रमोद भगत की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक चीन के किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया दोस्तों? बता देंगे यांग कियान। क्या दोस्तों नाम है? यांग कियान द्वारा यह जीता गया है पहला
चीन का पहला गोल्ड मेडल दोस्तों यांग कियान द्वारा जीता गया है। हमारे हमारे यहाँ सबसे पहला मेडल दोस्तों जो आपका सिल्वर मेडल है वह मीराबाई चानू द्वारा जीता गया, जो मणिपुर की हैं। इसका एक फुल वीडियो हम बनाए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक की बात हुआ है तो आपको पता है हाल ही में ओलंपिक का 2032 का सेशन है, 2032 का आयोजन है, वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सौंपा गया है। ये बात भी याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, है ना, इस बात को याद रखेंगे, जो कि बिल्कुल अंटार्कटिक के बिल्कुल कोने में पड़ जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ये एक महाद्वीप भी है दोस्तों। अगर बात करें ओलंपिक की स्टार्टिंग कब हुई थी तो 1896 में ओलंपिक का स्टार्टिंग हुआ था दोस्तों। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? आदर्श वाक्य क्या है ओलंपिक का, तो बताएंगे अगर पूछा जाता है आदर्श वाक्य तो बताएंगे दोस्तों इसका 3 रूप में इसको जाना जाता है। कौन कौन से दोस्तों? तो बताएंगे सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। ये दोस्तों इसके कह लीजिए डिडोन करके हैं, फादर डिडोन, ये इसको रचे थे, है ना, इनके द्वारा रचा गया था। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। अगर इसको हम कहें अपने भाषा में, हिंदी भाषा में, इसका मतलब क्या होगा तो बताएंगे दोस्तों तेज, ऊंचा और बलवान, है ना, जो कि 1920 में ये पहली बार ओलंपिक खेल में शामिल हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों आपसे, जो आपका छल्ला होता है, पीला पीला हो गया, काला हो गया, हरा हो गया, इस तरह के 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक में। नीला हो गया, तो वो किसको शो करते हैं दोस्तों? बताएंगे वह हमारे एशिया, मतलब कि कह लीजिए हमारे पूरे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उसको शो करता है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। ओलंपिक मसाल कब से स्टार्ट हुआ था? 1928 से स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे। कुछ अन्य बातें हैं आपको जानना चाहिए, जैसे अगर बात करें ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग लेने वाली भारतीय महिला का नाम बताइए, तो बताएंगे मैरी लीला राव। दोस्तों याद रखेंगे। अगर बात करें ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला का नाम बताइए, तो कनाडा की थी दोस्तों सोनिया डेनान कोड। सोनिया डेनान कोड दोस्तों याद रखेंगे। अगर बात करें ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो मिल्खा सिंह थे दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक के 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था दोस्तों। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें हम सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनेई ने लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार महिला एथलीट भेजे थे। यह तीनों देश। लंदन पहला शहर है दोस्तों जहां पर 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, 1908, 1948 और 2012 में दोस्तों याद रखेंगे। अभी हाल ही में जो ओलंपिक खेल हो रहा है वो जापान के टोक्यो में हो रहा है। ये 2020 का ओलंपिक है दोस्तों याद रखेंगे। जो 2016 का ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था, यानी कि भारत को 78वें, मतलब 78 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला था दोस्तों? 67 स्थान मिला था। ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। अब देखिए पहला ही मेडल आ गया है भारत के खाते में, सिल्वर मेडल। खाता खुल गया है मीराबाई चानू द्वारा। अब आगे बहुत सारे मेडल आएंगे दोस्तों। चलिए अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ दोस्तों? सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो सौर गठबंधन है ये भारत द्वारा ही, ये दोस्तों भारत के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है सौर गठबंधन दोस्तों। तो इसमें कौन शामिल हुआ है तो बता देंगे दोस्तों। इसमें स्वीडन, कौन सा देश दोस्तों? स्वीडन देश शामिल हुआ है। स्वीडन दोस्तों। स्वीडन का कैपिटल जो है स्टॉकहोम है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर बात करें जो ISA, मतलब कि आपका सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है दोस्तों, इसका कह लीजिए मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत द्वारा किया गया था। ISA यानी कि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का कह लीजिए दोस्तों स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस, फ्रांस में हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे। ISA के महानिदेशक अजय माथुर हैं। यह दोस्तों स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है ना, याद रखेंगे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। कोरोना स्वीडन का कैपिटल है, सॉरी क्या है, मुद्रा है दोस्तों, याद रखेंगे। स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? स्टीफन लफोइन दोस्तों, यूरोप की कंट्री है और नॉर्डिक कंट्री है, याद रखेंगे। नॉर्डिक में जैसे नॉर्वे आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, और आपका कह लीजिए दोस्तों उसमें जो आपका आइसलैंड है ना, आइसलैंड, कौन सा आइसलैंड? नीचे वाला आइसलैंड आ जाता है। इसके बाद आपका 5 कंट्री हैं जिसमें कि शामिल हैं नॉर्डिक कंट्री में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने नोरो वायरस संक्रमण मामलों की रिपोर्ट दी है दोस्तों? किसने दिया है तो बताएंगे यूनाइटेड किंगडम ने दिया है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों एक नोरो वायरस का पता चला है। नोरो वायरस ने हाल ही में बताया है, एक वायरस का ट्रेंडिंग हो रहा है जो कोरोना वायरस का बताया जा रहा है कि उसी का एक रूप है, तो बता देंगे। यहाँ पता चला हमको यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम आपको पता है इसका कैपिटल क्या है? लंदन है दोस्तों। ये 4 आइलैंड से मिलके बना है दोस्तों। जैसे आपका हो गया, अगर बात करें इंग्लैंड हो गया, नीचे वेल्स हो गया, है ना, नॉर्दर आइलैंड हो गया, ये सबसे मिलके बना है। ये हाल ही में पता चल रहा है दोस्तों, ये टूटने वाला है। ये जो आपका
यूनाइटेड किंगडम है, चारों आइसलैंड ये टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं। अगर टूट जाएगा तो बहुत ही छोटे छोटे द्वीप बन जाएंगे, वैसे 4 या 5 द्वीप से मिलकर बना है। याद रखें यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन है दोस्तों, और यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है लंदन है। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। नोरो वायरस के लक्षण क्या होंगे दोस्तों, जैसे कि बात करें उल्टी आना यानी कि वोमिटिंग, दस्त यानी कि डायरिया दोस्तों, पेट दर्द, स्टमक पेन जो होगा, और मितली आना जिसे कहते हैं न्यूसिया, ये सब इसके लक्षण हैं दोस्तों। जैसे यह वायरस आंतों या पेट में सूजन पैदा कर सकता है, और इसे तीव्र आंत्रशोथ यानी कि एक्यूट गैस्ट्रोमेस्ट्रिया होता है दोस्तों, इससे कहा जाता है। इस वायरस के अन्य लक्षण हैं जैसे कि सिर दर्द होना, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, यह सब हैं। जैसे लोग आमतौर पर 12 से 48 घंटों के भीतर लक्षण विकसित करते हैं, और 1 से 3 दिनों तक रह सकता है आपके पास। इसके बाद अगर आप इलाज नहीं कराए तो दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कारगिल विजय दिवस दोस्तों मनाया गया है। कब मनाया गया है दोस्तों बता देंगे। हाल ही में जो कारगिल विजय दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को मनाया गया है दोस्तों। बेहद ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। कारगिल विजय दिवस के हम आपको कुछ बताते हैं। यह हर साल 26 जुलाई को 1999 से कारगिल संघर्ष में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। इस साल देश कारगिल युद्ध में जीत के 22 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं दोस्तों। 22 साल पूरे हो चुके हैं, ये भी याद रखेंगे आप। 1999 में कारगिल विश्व युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत जीता था दोस्तों, याद रखेंगे। और दोस्तों अगर बात करें कारगिल की चोटियों के साथ एक उच्च ऊंचाई वाला पर्वत युद्ध छिड़ गया था, जिसे जो वास्तविक सीमा है हमारा, जैसे कि बात करें कश्मीर को दोनों देशों के बीच में विभाजित करती है दोस्तों, याद रखें वहीं पर हुआ था। कारगिल युद्ध के बारे में बात करें तो यह दोस्तों मई और जुलाई 1999 के बीच में हुआ था। मई और जुलाई के बीच में 1999 मई और जुलाई में हुआ था दोस्तों। जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा पर लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें भारत को जीत मिली थी। कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक चला था दोस्तों। 26 जुलाई को समाप्त हुआ था, इस बीच 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस मनाते हैं दोस्तों। अगर बात करेंगे इस तारीख को 1999 में पाकिस्तान की सेना ने पिघलती बर्फ का फ़ायदा उठाते हुए दोनों यानी कि और दोनों देशों की द्विपक्षीय समझ को धोखा देते हुए कह लीजिए कि भारत की उच्च चौकियों को कमान संभाली थी, और जिसकी वजह से ऊंचाइयों पर बैठ गई थी गोला बारूद ये सब लेकर, और नीचे से भारतीय सेना काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद इसे जीत की। इस ऑपरेशन को मतलब इस जीत को हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं, ये बात भी याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन भारतीय इतिहास में 2 बार यह ऑपरेशन विजय चलाया गया है। एक बार 1961 में गोवा को आज़ाद कराने के लिए चलाया गया था दोस्तों। अजेंडीवा द्वीप और दमन और दीव द्वीप को अपने कब्जा में भारत ने किया था। और 1999 में दूसरा ऑपरेशन विजय मनाया गया था दोस्तों। ऑपरेशन विजय लगाया गया था, याद रखेंगे, चालू किया गया था भारत द्वारा। तो 2 ऑपरेशन विजय हैं, एक 1961 में गोवा को आज़ाद कराया गया था, एक ऑपरेशन विजय जो कि 1999 वाला कारगिल युद्ध दोस्तों लड़ा गया था पाकिस्तान से। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो बता देंगे। हाल ही में विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस जो मनाया गया दोस्तों 25 जुलाई को मनाया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 जुलाई दोस्तों। नेक्स्ट, जो आपसे कल कोई क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता देंगे रश्मि रंजन दास। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी लोग बताएंगे दोस्तों। इसके बारे में जितना जानते हैं आप लिखेंगे। हाल ही में सामग्री विज्ञान के नेचर इंडेक्स में भारत का JNCASR को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों। ये एक तरह से एक संस्था है भारत का, जवाहरलाल नेहरू करके, बताएंगे कौन सा स्थान मिला है। इसके बारे में जितना जानते हैं उतना लिखिए, और अगर आपको इसके बारे में फैक्ट वगैरह जितने पते हैं सब कुछ लिख डालिए दोस्तों। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगता है डेली आप 6 बजे फॉलो करिए, सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। धन्यवाद मित्रों।